हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कांग्रेस और सपा पर किसानों को कर्जदाता बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कृषि नीति से किसानों को केंद्र में स्थापित किया, जिससे उत्तर प्रदेश अब ट्रिपल-T राज्य बन चुका है। योगी ने माफिया के खिलाफ कार्रवाई और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सेमी बुलेट कॉरिडोर की योजना का भी जिक्र किया। साथ ही खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव की सराहना की। वहीं अगली खबर देखिए, तेलंगाना नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की, जिससे रेवंत रेड्डी सरकार को मजबूती हुई। कांग्रेस ने 2582 में से 1300 से अधिक वार्ड जीते, जबकि बीआरएस को लगभग 700 और भाजपा को 275 वार्ड मिले। भाजपा ने करीमनगर और निजामाबाद में बहुमत हासिल किया। कई नगर पालिकाओं में त्रिशंकु परिणाम के बाद पार्टियां निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन जुटा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार ने बिहार की पंचायती राज संस्थाओं के लिए 15वें वित्त आयोग की अनटाइड अनुदान की दूसरी किस्त जारी की है। बिहार को कुल 803 करोड़ रुपए मिले, जिसमें पिछली किस्त का बकाया भी शामिल है। यह राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के विकास और ग्राम पंचायतों में कल्याणकारी कार्यों को गति प्रदान करेगी, जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं तेजी से लागू होंगी। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत 89,791 ऑपरेटर निष्क्रिय पाए गए, जिससे आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया बाधित रही। रिपोर्ट के अनुसार कुल 1.14 लाख ऑपरेटर आईडी में से केवल 24,762 सक्रिय पाए गए। शासन ने सभी जिलों के सीएमओ को निष्क्रिय ऑपरेटरों को सक्रिय करने और लाभार्थियों के कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गलत जांच रिपोर्ट लगाने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाए और पीड़ितों की सहायता में लापरवाही एक्ट में होगी। सीएम ने 150 लोगों की समस्याएं सुनी और निष्पक्ष व समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने जमीन कब्जाने वालों पर कठोर कार्रवाई और इलाज के लिए आर्थिक सहायता का भी निर्देश दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, योगी सरकार लगातार बजट का आकार बढ़ा रही है, लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जो पिछले वर्ष से 12.9% अधिक है। पिछले 3 वर्षों में से 82% से अधिक बजट खर्च नहीं हुआ। राजस्व संग्रह भी लक्ष्य में काफी पीछे रहा, जिससे विकास परियोजनाओं के लटकने की आशंका है। वहीं देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में अगले सप्ताह जिनेवा में वार्ता का नया दौर होगा। क्रेमलिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार ने इसकी पुष्टि की। पिछले प्रयास जिनमें अबू धाबी वार्ता भी शामिल है, डोनबास जैसे मुद्दों पर विफल रहे थे। इस बीच यूक्रेन ने चीन को युद्ध समाप्त करने में मदद के लिए आमंत्रित किया, जिससे बीजिंग की भूमिका पर ध्यान केंद्रित हो रहा है। वहीं अगला अपडेट देखिए, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हालिया चुनाव परिणामों पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे लोकतंत्र के इतिहास का दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय बताया और प्रशासनिक हेराफेरी और आंकड़ों में धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया। हसीना ने मतदान प्रतिशत में विसंगति का हवाला दिया, जिसमें 11 बजे और दोपहर के आंकड़ों में बड़ा अंतर दिखाई दिया। उन्होंने 59.44% की अंतिम मतदान दर को झूठा करार दिया और जनमत संग्रह में सरकारी संस्थानों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं करेगी। इसका कारण यह है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पहले इस संबंध में एक विशिष्ट प्रस्ताव का नोटिस दे दिया था। दुबे ने राहुल की सदस्यता रद्द करने और चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई। उन पर भारत विरोधी ताकतों के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया। गिरिराज सिंह ने भी राहुल पर गृह युद्ध भड़काने का आरोप लगाया। वहीं अगली खबर देखिए, भारत सरकार ने एक्सप्रेस वे और हाईवे पर वाहन चालकों को टोल टैक्स में बड़ी राहत दी है। नेशनल हाईवे शुल्क नियमों में संशोधन किया गया। अब यदि कोई एक्सप्रेस वे पर पूरी तरह से चालू नहीं है तो उस पर कम दर से टोल शुल्क लिया जाएगा। ये नियम 15 फरवरी 2026 से लागू होंगे, जिससे यात्रियों को फायदा मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को संपूर्ण सरेंडर बताते हुए पीएम मोदी पर किसानों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इन आरोपों को बेबुनियाद और झूठा करार दिया। राहुल गांधी पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को भारत की कोई चिंता नहीं है और पीएम मोदी हमेशा किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हैं।
वहीं देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके हड़कंप मचा। पुलिस, दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ते तुरंत मौके पर पहुंचे और गहन तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। सोमवार को भी 9 स्कूलों को ईमेल के जरिए ऐसी धमकियां मिली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और साइबर टीमें भी स्रोत का पता लगा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार को अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में जीएसटी, वेट और शराब से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन पेंशन पर खर्च करना होगा। सरकार को अपने कर राजस्व से 3.34 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है, जबकि वेतन पेंशन के लिए 2.85 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। यह दर्शाता है कि नए करों के बोझ के बिना भी वेतन पेंशन का बढ़ता खर्च राज्य के वित्त पर दबाव डाल रहा है। वहीं अगली खबर देखिए। कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने पूरे उत्तर प्रदेश में मनरेगा बचाओ पदयात्रा शुरू करेगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने और ग्रामीण मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। इस बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने विधि विभाग के प्रादेशिक पदाधिकारियों की घोषणा भी की है। इसी के साथ देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिमारपुर के मलकानगंज चौक पर SC/ST बस्तियों के सुधार हेतु 9 विकास कार्यों का उद्घाटन किया और 64 नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। कुल 85 करोड़ रुपए की 146 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली। इन कार्यों में चौपाल का नवीनीकरण, सड़क निर्माण, पार्क विकास और सिविल लाइनें शामिल है। सरकार ने बजट बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए किया गया, जिसका उद्देश्य दलित, वंचित और पिछड़े वर्गों तक विकास पहुंचाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली में 19 फरवरी को एक नई योजना लॉन्च होने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली लखपति बिटिया योजना को लागू करेंगी। इस योजना के जरिए दिल्ली की बेटियां लखपति बन सकती है। कैबिनेट की मीटिंग में इसे लेकर आम सहमति बन चुकी है। इस योजना के जरिए बेटी के जन्म से सरकार चरणबद्ध तरीके से पैसा जमा करना शुरू करेगी और 21 साल की होने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जारी असमंजस खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव 31 मई 2026 से पहले पूरे कराए जाएं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार की अपील स्वीकार कर मामले का निपटारा किया। वहीं देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने अवैध कब्जे वाली सरकारी जमीन को मुक्त कराने का अभियान तेज कर दिया। उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद यह कार्रवाई और सख्त हो चुकी है। सरकार ने शून्य नीति अपनाई, जिसके तहत वाद दायर कर जमीनें वापस ली जाएंगी। इसका उद्देश्य लैंड बैंक बनाना है, जिससे औद्योगिकरण और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध हो सकती है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे राज्य की अमूल्य संपत्ति बताया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए भारी प्रावधान किया। औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ और नगर विकास के लिए 34,219 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। MSME क्षेत्रों की स्थापना और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 1,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के 1 साल के कामकाज का आकलन किया। उन्होंने दिल्ली लखपति बिटिया योजना, मुफ्त LPG सिलेंडर और अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया। CM रेखा गुप्ता ने ट्रिपल इंजन सरकार के लाभों पर प्रकाश डाला, जिससे दिल्ली में विकास कार्यों में तेजी आई। उन्होंने वायु प्रदूषण, यमुना सफाई, जल आपूर्ति और यातायात जाम जैसी प्रमुख चुनौतियों के समाधान के लिए योजनाओं का भी उल्लेख किया।